बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने डॉक्टर मोहसिन को इनवाइट किया है कोरोना वायरस के बारे में बताने के लिए, क्योंकि इससे पहले चाइना और ईरान दो हमारे करीबी और हमसाया मुल्क हैं जो इस वायरस की वजह से काफ़ी परेशान है। तो ये वायरस आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की तरफ इसने रफ्तार ले ली है और 2-3 केसेस पाकिस्तान में भी इसके सामने आए हैं। हम इसकी एहतियाती तदाबीर भी डॉक्टर साहब से पूछेंगे। डॉक्टर साहब चाइना से ही MBBS करके आए हैं और यहाँ पे भी प्रैक्टिस में हैं, तो सबसे पहले पूछूंगा डॉक्टर साहब, ये जो कोरोना वायरस है इसका ओरिजिन क्या है? पहली बार शुक्रिया आपका इनवाइट करने के लिए। अच्छा, अब कोरोना वायरस जो है इसके बारे में ना दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि एक ये है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग में इस तरह है कि अब आपको पता है जिस तरह ग्लेशियर्स हैं, बर्फ़ें हैं, अब उनके अंदर वायरस जो होता है इंसान की बॉडी के अंदर सिर्फ जानदार होता है, बाहर उसका कोई काम नहीं होता। ऐसे होता है जैसे वो बोलते हैं अब बर्फ़ के अंदर है, बर्फ़ पिघल रही है, जैसे आजकल हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, बर्फ़ पिघल रही है, समंदर में आ रही है, समंदर से बाद में दरिया में आ रही है और उससे हम सी फूड कंज्यूम कर रहे हैं। कंज्यूम करने के बाद वो वायरस जो बॉडी में एंटर हो रहा है, एंटर होने की वजह से अपने आप को एक्टिव कर देता है और साथ में ही वो बीमारी फैला रहा है। अब दूसरी हमारे पास पॉसिबिलिटी ये है कि इसको ये एज अ बायो वेपन इसको बनाया गया है। ये जेनेटिकली इंजीनियर इसको वायरस को बनाया गया है और एज अ बायो वेपन इसको चाइना के अगेंस्ट यूज़ किया जाता है। तो आपका क्या ख्याल है कि चाइना पे जो बायो वेपन के तौर पे ये इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये इसके अलावा और ये कुछ लोग ये बताते हैं कि ये चमगादड़ों का सूप पीने से भी हो गया? अच्छा, अब चाइना के अंदर ना ऑलमोस्ट तकरीबन सारे ही जानवर खाए जाते हैं, तो अब वहाँ पे मीन्स के चमगादड़ हैं, लोग अक्सर खाते हैं। अब एक सपोज करें किसी एक ने खाया है, अब उसके अंदर वायरस आया है। अब ये वायरस फैलता है इस तरह के बोलने से बोलते वक्त किसी थूक आ जाती है, या फिर सांस ले रहे हैं, सांस के अंदर भी बहुत जरासीम आ जाते हैं। अब वो हम आपस में जिस तरह हम आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, तो इस तरह हवा मेरे बात करने की वजह से इस हवा में भी वायरस आएगा। अब आप हैं, आपको लगेगा, फिर आगे आप 2-3 लोगों से और बात करेंगे, इस तरह ये चेन रिएक्शन चलता रहता है और ये साइकिल आगे कंटिन्यू होता रहता है। क्या आप ये कुछ बातें इस बात पर भी रोशनी डालेंगे कि आप वायरस के बारे में थोड़ा बताएंगे लोगों को कि वायरस होता क्या है? क्योंकि अक्सर लोगों को यही नहीं पता कि वायरस होता क्या है। वो यही समझते हैं कि इसको जो है ना हम किसी भी तरीके से एंटीबायोटिक्स कह रहे थे कि वो अजीब तरह की शक्ल से उनको नाम देते हैं कि वायरस की जिस तरह की शक्ल है। आप देखिए क्योंकि हमारे यहाँ का मुआशरा इतना पढ़ा लिखा तो नहीं है, लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है। मुझे इस तरह लगता था कि कुछ एस्थमा टाइप की चीज़ कुछ है कि जिसमें हम लोग वायरल इन्फेक्शन है एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो रहा है। हम लोग बेसिकली बच्चों को लोगों को अवेयर करना चाह रहे हैं कि बेसिकली ये चीज़ है क्या और ये इसका फैलाव कैसे है, हम लोग इसको रोक कैसे सकते हैं, उसमें प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स जो हमारे पास हैं वो उसमें कौन कौन से हो सकते हैं। लोगों को ये इस चीज़ की कोई अवेयरनेस नहीं है। असल में ना बॉडी के अंदर 2 से 3 चीज़ें हैं जो कि बीमारियाँ बनाती हैं। ये सिर्फ इन्फेक्शन का बता रहा हूँ। पहली आती है बैक्टीरिया वायरस के लिहाज से काफ़ी बड़ा होता है। वायरस जो बैक्टीरिया जो होता है उसको माइक्रोस्कोप के ऊपर देखा जा सकता है और नॉर्मल माइक्रोस्कोप जो स्कूल्स या लेबोरेटरीज में होता है। अब जो वायरसेस हैं, वायरसेस को स्पेशली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे देखा जाता है क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, वो नैनोमीटर्स में उनका साइज होता है कि उनको वैसे देखा नहीं जा सकता। क्या कोई ऐसी मेडिसिन तैयार हो चुकी है कि जो कि इस वायरस के अगेंस्ट काम करे? वायरसेस के अगेंस्ट इस वक्त काफ़ी रिसर्च की जा रही है कोरोना वायरस के लिए। इसको नाम दिया गया है एनकोव 19। तो अब इसके अगेंस्ट वैक्सीन प्रिपेयर की जा रही है और डिफरेंट केमिकल्स भी देखी जा रही है। इसके अंदर मलेरिया में एक मेडिसिन हम यूज़ करते हैं प्रीमा या प्राइमाक्विन, डिपेंड करता है कि आप किस तरह बोलते हैं। उसने शो किया कि ये इसके अगेंस्ट ना काफ़ी ज़्यादा ना अच्छा इफेक्ट शो कर रही है। अब उसके अलावा दूसरी भी वैक्सीन प्रिपेयर की जा रही हैं। अब वैक्सीन प्रिपेयर करने का ये है कि अब आपने पहले लैब टेस्टिंग करनी है, तो उसके बाद फिर आपने ह्यूमन ट्रायल्स करने होती हैं। और ह्यूमन ट्रायल्स के लिए आपको पहले ये श्योर होना पड़ता है कि वो वैक्सीन या वो केमिकल ह्यूमन बॉडी को किसी भी तरीके में कोई नुकसान ना पहुँचाए। अगर कोई नुकसान पहुँचा रहा है तो वो बहुत माइनर हो जिसको हम ओवरकम कर सकें। नहीं डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या बन गई है कि अभी तक नहीं बनी? अभी तक नहीं बनी, उसके ऊपर रिसर्च की जा रही है। एक मैंने रिसर्च पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ था कि ह्यूमन ट्रायल्स जो है वैक्सीन के वो अप्रैल के एंड से स्टार्ट होंगे।
क्योंकि ड्रग ने पहले FDA से अप्रूव बोला है। ठीक हो गया। इसके बाद दूसरे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप आम इंसान इसको कैसे जज करें, क्योंकि बुखार होना, क्योंकि मौसम की तब्दीली की वजह से भी नज़ला ज़ुकाम की चीज़ें आम है, इसके आम बंदा कैसे इसको जज करे कि ये इस बीमारी में मुब्तला है? क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल है कि 28 डेज़ के अंदर इसका मामला इंसान को पता चलता है, कुछ को लगता है कि जल्दी पता चल जाता है। इसके ऊपर बॉडी पर क्या इफेक्ट होती है इसकी वजह से, वो बताइए। वायरस जब स्टार्टिंग में आता है तो फील इस तरह होता है जैसे नज़ला ज़ुकाम है, बुखार होगा, गला खराब होगा, ज़ुकाम होगा, बस इससे ज़्यादा उसको कुछ भी नहीं होगा। और अब डिपेंड करता है कि आप कितना अफेक्टेड हैं। आप सबसे कम जो केस है 15 साल या 13 साल के बच्चे का है, इससे ये चीज़ साबित हुई है कि छोटे बच्चों को ये अफेक्ट कर रहा है और 15-13 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं उनको अफेक्ट कर रहा है। अब स्टार्टिंग में अब आपको सिर्फ फ्लू होगा, फीवर होगा, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, क्या ख्याल है कि आप ये जो बात समझ रहे हैं कि 15 से 13 साल के छोटे बच्चों को ये फर्क नहीं कर रहा, उसकी वजह रीजन क्या है? क्या उनके अंदर बॉडी के अंदर ऐसे जो है एंटीबॉडीज या जो एंटीबॉडीज ही हम कहते हैं उसको, कि वो ऐसी क्रिएट है कि वो उसको इफेक्ट नहीं करता? कुछ वायरसेस होती हैं वो ना एज रिलेटेड होती हैं कि वो स्पेसिफिक एज ग्रुप को अफेक्ट करती हैं। कुछ वायरसेस हैं वो सिर्फ छोटे बच्चों को अफेक्ट करेंगे लेकिन बड़ों को नहीं करेंगे। कुछ हैं जो सिर्फ बड़ों को करेंगे लेकिन तो बच्चों को नहीं एग्जांपल आप करेंगे। बता दें कि कुछ ऐसे जो आप ले रहे हैं नाम, कि वो कौन से ऐसे वायरसेस हैं जो सिर्फ बच्चों को अफेक्ट करते हैं, तो कौन से ऐसे वायरस हैं जो बड़ों को भी? एग्जाम्पल है जैसे मेनिंजाइटिस का आपने नाम सुना होगा। मेनिंजाइटिस अब आम जो लोगों में होता है वो होता है निसीरिया मेनिंजाइटिस से। अब उसकी एज आती है कि वो 20 से 30 या 10 साल से ऊपर। अब 5 साल के बच्चे में या फिर 1 महीना पैदा हुआ बच्चा, उसके अंदर एक फंगस भी वो कर सकती है काम। फंगस नॉर्मल इंसान में कुछ नहीं करती। अगर एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर कुछ नहीं करती, लेकिन वो बच्चे के अंदर कर देती है। बहुत से वायरसेस एज रिलेटेड है, तो वो इसी तरह आ रहे हैं। अच्छा, ये मैंने एक और पूछना था कि इसकी डेथ रेशो क्या है? इसकी डेथ रेशो अभी तक आ रही है कि 2%। अच्छा, एक और बड़ी बात सुनने में ये कि चाइना वालों जो है ना, इन लोगों को जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हैं उनको जला रहे हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? जिंदा लोगों को ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। जो वहाँ पे वो जलाया जा रहा है बॉडीज़ को, वो सिर्फ और सिर्फ जो डेड बॉडीज़ हैं उनको जलाया जा रहा है, सो डेट, क्योंकि वायरस इवन डेड बॉडीज़ के अंदर नहीं रह रहा है, डेड बॉडीज़ के अंदर रह रहा है। अब सपोज डेड आपने बॉडी को आपने ज़मीन के अंदर दफन किया, अब वहाँ पे ज़मीन के अंदर भी तो जानवर वगैरह हैं। अब वो जानवर, अब आप डेली लाइफ में देखें, आपको किसी मक्खी ने आके या फिर मच्छर ने आके आपको काटा है, उसके ज़रिए भी वो ट्रांसफ़र हो सकता है, क्योंकि वो जानवरों को अफेक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ इंसानों को इफेक्ट कर रहा है। तो इसलिए वो कह रही है कि और वायरस एक्सट्रीम टेम्परेचर्स के ऊपर मर जाता है। अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि ये जैसे चाइना से चल के ईरान तक पहुंचा, तो इसकी वजह क्या है, रीजन क्या है? चाइना से ईरान तक कैसे पहुंचा? सिंपल रीज़न है इमिग्रेशन है। जो लोग आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, इमिग्रेशन को रोक दिया है। जी, तो लेकिन तो पाकिस्तान में तो ये बड़ा इशू है कि आपने चाइना में जो फंसे हुए लोग हैं उनको वापस क्यों नहीं आने देते? लोग इधर से दूसरा भी देखें ना, अगर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट अगर देखें आप लोग, जी, तो उसमें अगर इमिग्रेशन रुक गई तो जो लोग इतना ह्यूज लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं, लोगों की ट्रैवलिंग है वो सारी बंद हो जाएगी, तो एक दफ़ा सिस्टमेटिकली हम लोग स्टक हो जाएगी। जी। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ ना अब इसके अफेक्ट को रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो हमें यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो पूरी दुनिया में फैलेगा इसका अफेक्ट। तो भी कितनी कंट्रीज इससे इन्फेक्टेड है? अभी तक यूरोप के अंदर एक केस मिला है, ईरान के अंदर केसेस आए हैं, अभी रिसेंटली कराची के अंदर भी एक केस आया है, और वो जो केस आया वो ईरान से ही वापस आया था। तो ये जो कराची में हम लोगों ने जो केस देख रहे हैं कि जो हमने देखा कि जो कराची में एक इन्फेक्टेड पर्सन था, वो उसको अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा होगा जी, अल्लाह पाक उसको से तंदुरुस्ती दे। तो उससे जो कराची अब जो हमारा जो इलाका है उसको उससे कितना खतरा है, उस एक पेशेंट से उसको कितने परसेंट कराची को खतरा है कि लोग कितने परसेंट इन्फेक्टेड हो सकते हैं? अब इस तरह का पेशेंट अगर आपके पास आता है ना, सबसे पहले पेशेंट को क्वारंटीन करते हैं। क्वारंटीन में आप उसको हॉस्पिटल में स्पेशलाइज्ड रूम में रखते हैं और वहाँ पे किसी भी पर्सन को एंट्री की इजाज़त नहीं होती। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उससे रिलेटेड डॉक्टर जा सकता है या फिर मेडिकल टीम जा सकती है जो उस पर रिसर्च कर रही है और उसको ट्रीट कर रही है। बाकी वो समझ लें कि उसका दुनिया से कोई
रिलेशन नहीं होता, उसको सिर्फ उसके सारे रिलेशन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि आप इस तरह के जो वायरसेस हैं जो ब्लड टेस्ट वगैरह पे जो करने आते हैं लैब में, तो क्या उससे वो लोग भी अफेक्टेड हो सकते हैं नहीं। जो ब्लड टेस्ट करते हैं? ऐसा तो उस तरह अफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन ये है कि अगर कोई नीडल पिक इंजरी हो रही है या फिर सपोज कोई टेस्ट कर रहा है, टेस्ट करते वक्त सिरिंज की नीडल जो कि ब्लड के साथ इन्फेक्टेड है, ब्लड को लग चुकी है, अब अगर वो बॉडी के अंदर लगती है उस तरह या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रही है, उसके ज़रिए आप फैल सकता है। वैसे अगर पास रखा हुआ है उस तरह नहीं फैल सकता, जैसे मैंने आपको बताया था वायरस बॉडी के बाकी इनएक्टिव हो जाता है। जी बच्चे, आपको एक क्वेश्चन था पूछना। क्या ये वायरस जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो सकते हैं? क्या ये वायरस जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो सकते हैं? वायरस जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, क्योंकि अभी रिसेंटली काफ़ी औरतें उन्होंने बच्चों को बर्थ दी हैं और बच्चे जो थे वो वायरस से क्लियर थे, बच्चों के अंदर वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ था, ये वायरस प्लेसेंटा क्रॉस नहीं क्या वो कर सकता। इन्फेक्टेड थी? वो सारी वुमेन से इन्फेक्टेड थी। अच्छा, वो सारी की कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड थी। जी ठीक हो गया। तो सुनने में ये आता है कि अब वायरस को ख़त्म नहीं किया जा सकता, तो ये इनको एक स्पेशल हीट प्रोवाइड करके सिर्फ ये हाइबरनेट कर सकते हैं या कुछ अर्से के लिए इसको रोक सकते हैं, फिर भी इनको जला क्यों रहे हैं? असल में वायरसेस जो होते हैं एक्सट्रीम हीट को बर्दाश्त कर सकती हैं, लेकिन अगर आप जला रहे हैं बॉडीज़ को, जिस तरह के लोगों ने अक्सर सोचा है कि चाइना के अंदर जिंदा लोगों को जलाया जा रहा है, वो सरासर बिल्कुल गलत है। वो सिर्फ और सिर्फ डेड बॉडीज़ को जलाया जा रहा है सो डैट कि वो वायरस आगे कहीं ट्रांसफर ना हो, क्योंकि डेड बॉडीज़ को अक्सर जानवर वगैरह भी खा लेते हैं या फिर कीड़े वगैरह खा लेते हैं, उससे आगे ट्रांसफ़र हो सकता है, उसके रिमेन्स रह सकते हैं और वायरस आगे ट्रांसफ़र ना हो, सिर्फ उसके लिए उसको जलाया जा रहा है, वो भी डेड बॉडीज़ को, और वो भी उनकी फैमिली से पहले कंसेंट लेके। ठीक है डॉक्टर साहब। जी दरअसल ये तो हमने चाइना की बातें कर ली, ईरान के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन ले ली, कराची में हमें एक इन्फेक्टेड पर्सन हमने देखा कि वो क्या वो मौजूद हो गया, ईरान से रिसेंटली वापस आया। अब बेसिक हम उसमें आते हैं कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हम लोग इससे कैसे बच सकते हैं और जो हमारा इसमें जो किरदार अदा हमें करना चाहिए एक कौम की हैसियत से, इंडिविजुअली हम लोग क्या कुछ करें ताकि सब लोग इस चीज़ से बच सकें और अपनी सेहतमंद ज़िंदगी को बसर कर सकें। अब इस वायरस के लिए वायरस पहले फैलता है इस वजह से कि हम जैसे स्नीज करते हैं, छींक मारते हैं या फिर खांसी करते हैं, सबसे पहले हमें कोशिश करनी कि वैसे एक जाहिल इंसान की तरह सिंपल वैसे ही ना करते, हम अपने पास हमारे यहाँ पर पान की पीक फेंकने का रिवाज है, जिस रास्ते में चलते हुए टूब फेंकते हैं, इवन दैट गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए हम लोग टूब फेंक रहे होते हैं, और जो लोग पान खाते हैं वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं, सड़क पर चलते हुए मतलब तेज़ गाड़ी के अंदर भी यानी कि फास्ट स्पीड के ऊपर वो दरवाज़ा खोल के पान की पीक फेंकते हैं। तो क्या ये सारी चीज़ें इस वायरस को फैलाने में मददगार साबित हो सकती हैं? जी बिल्कुल, इस तरह वायरस फैल सकता है, क्योंकि वायरस जो है हमारे ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स के अंदर होता है। अब इसको बचाने के लिए आप ये कर सकते हैं, अगर आप छींक आई है या फिर खांसी करनी है, अपना हाथ आगे रख लें या फिर रुमाल यूज़ कर लें। उसके बाद लेकिन ये है कि रुमाल अगर आपने यूज़ किया फिर उसको अच्छी तरीके से पानी से वॉश करें, अपने हाथ ज़्यादातर वॉश करें, बस ये यहाँ तक ये काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकता है। उसके अलावा पानी ज़्यादा पिए, क्योंकि ये वायरस सिर्फ और सिर्फ आपके लंग्स को इन्फेक्ट करता है, आपकी बॉडी के किसी और सिस्टम को नहीं करता है। सपोज अगर आपके लिप्स के ऊपर आ गया या फिर आपके मुंह में है, आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे, कोशिश करें हर 15 मिनट बाद थोड़ा सा पानी पिए, ताकि वो वायरस जो है वो पानी के साथ ही वॉश आउट होकर आपके स्टमक में चला जाए। स्टमक के बाद यूरिन में निकल आएगा या फिर फीसिस के थ्रू बाहर निकल आएगा, बॉडी के बाहर निकल आएगा और इन्फेक्ट नहीं होगा। अगर आप पानी नहीं पीते, ये हो सकता है कि वायरस आगे ट्रांसफ़र होने के बाद आपके पास लंग्स में चला जाए, लंग्स में आपके पास एयर कैनाल के थ्रू चला जाए, और फिर वहाँ पे क्योंकि लंग्स इसमें वायरस ने सिर्फ और सिर्फ आपके लंग्स को ही इन्फेक्ट करना है। आपने कहा कि वो यूरिन से पास हो जाएगा, डॉक्टर साहब अगर यूरिन से पास हो जाएगा तो स्टिल अलाइव होगा या ये डेड हो चुका होगा, तो क्या हमें अपने बाथरूम की हद तक भी जाके हमें ये सारा ख्याल करना पड़ेगा, उनको साफ रखना पड़ेगा, नीट एंड क्लीन करने के लिए हमें उसमें एंटीबैक्टीरियल जो उसमें रिवर्स आते हैं उनको यूज़ करना पड़ेगा? एंटीबैक्टीरियल से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये है कि वायरस आप कुछ नहीं देर तक बच जाएंगे, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं बनती है, प्रॉपर वैक्सीन नहीं आती,
उस वक्त आपके पास सिर्फ यही प्रिकॉशनरी बेसिकली डॉक्टर मैंने ये बात सुनी है कि जो वायरस होता है जैसे बॉडी के अंदर जाता है तो वो जानदारों की तरह रिएक्ट करता है, जैसे बॉडी से बाहर आ जाता है तो वो बेजान होता है जी। तो अगर वो बॉडी से बाहर आ जाएगा तो फिर वो बेजान रिएक्ट कर रहा होगा जी। फिर तो वो से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। जी बिल्कुल। बेसिकली हमारी पोजीशन ये होनी चाहिए कि हम उसको अपनी बॉडी से बाहर निकालें। जी सर। जैसे वो बॉडी से बाहर निकल आएगा तो फिर वो बेजान की तरह रिएक्ट करेगा तो उससे आम लोगों को असरअंदाज नहीं होगा। लेट्स सपोज सर उसमें इंसिलिंग करते हैं तो वो काफी तो बॉडी से बाहर ही निकलेगा। नहीं वो जब हम छींकेंगे, जब हमने उसमें थूक फेंका है तो वो तभी तो बॉडी से बाहर ही निकल रहा होगा ना। उस तरह अगर बॉडी से बाहर निकल रहा है लेकिन वो एयर ड्रॉपलेट्स के अंदर लाजमी रहता है, उस तरह वो हवा के अंदर फ्लोट कर सकता है। वो आपको पता है हवा में नमी है और नमी क्या पानी, अब पानी के अंदर वो रह सकता है। तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि स्टमक की जो पीएच है वो उसको सर्वाइव नहीं करने देगी? ये भी कह सकते हैं। स्टमक की हमारी पीएच होती है ऑलमोस्ट 2.4 और उसके अंदर वायरस वो सर्वाइव नहीं करता। वायरस एसिड मीडियम के अंदर सर्वाइव नहीं कर रहा। तो इससे जब वो उसमें स्टमक में चला गया, जब ये पास होगा तो और ये काफी dead हो हद चुका तक वो डीनेचर या डेड हो सकता है। ये इसके पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है। ये प्रिकॉशनरी मेजर है। कि पानी का जो एक खास किस्म का दर्जा हरारत के लिए लोग कह रहे हैं कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड बड़े लोगों के लिए और 30 डिग्री सेंटीग्रेड छोटे बच्चों के लिए पानी का इस्तेमाल करें, तो ये क्या, ये इसके ऊपर क्या? गर्म पानी तो वैसे भी है कि पीना चाहिए। गर्म पानी के बहुत से फायदे हैं। तो अब यहाँ पे वायरस के लिए कहा जा रहा है कि पिए, मेन गोल ये है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। और गर्म पानी का इसलिए कह रहे हैं कि गर्म पानी बॉडी को वैसे भी बहुत से फ़ायदे पहुँचाती है। और उसके अलावा अगर सेल्फ असेसमेंट करनी हो कि वायरस अगर आपको ज़ुकाम वगैरह है और आपने सेल्फ असेसमेंट करनी है कि आप इन्फेक्टेड हैं या नहीं, उसके लिए सबसे बेहतर तरीका है एक गहरा सांस लें। सांस लेने के बाद 10 सेकंड या 15 सेकंड के लिए सांस रोक लें और अगर उतनी देर में अगर आप खांसी नहीं करते, इसका मतलब है आप इन्फेक्टेड नहीं है, क्योंकि ये वायरस जो है आपके लंग्स के अंदर फाइब्रोसिस क्रिएट कर रहा है। आपके लंग्स की कैपेबिलिटी को ख़त्म कर रहा है कि वो ऑक्सीजन रिटेन करके आगे ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन ट्रांसफ़र कर सके। अगर इस तरह की कैपेबिलिटी ख़त्म हो रही है तो क्या डॉक्टर साहब आप एक दफ़ा तरीका करके हमारे नाज़रीन को बताएंगे ताकि बच्चे जो है इस चीज़ से पैदा हों? आप लंबा सांस लें, जिसको रोक के दिखाएं ताकि बच्चे भी इससे पैदा हों। लंबा सा सांस लें। जैसे कि मैंने भी लंबा सा सांस लिया और ऑलमोस्ट कोई 10 सेकेंड्स, ना मुझे खांसी है ना मुझे ऐसा फील हुआ मेरा सांस घुट रहा है। इसका मतलब है कि मैं वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हूँ और मेरे लंग्स माशाल्लाह बिल्कुल सही है। ठीक है डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें तशरीफ लेके आए। हम आपके बहुत मशहूर हैं और जो हमारी वीडियोस देखने वाले हैं हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे किसी भी किस्म का क्वेश्चन पूछने के लिए आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, डायरेक्टली आप हमें कॉल भी कर सकते हैं जो हमारा उसमें गिवन नंबर है। किसी भी किस्म की हेल्प के लिए हम डॉक्टर साहब से मशवरा करके आपको ज़रूर इसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।